स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय है कृषि, उसके भाग 2 के बारे में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसमें हम कक्षा 10, 11 और 12 के जो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान और कक्षा 11 और 12 की जो हैं वो राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में वीडियो अपलोड किए जाते हैं RBSE और CBSE सिलेबस पर आधारित। तो इसका पहला पार्ट कुछ दिन पहले अपलोड किएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो चैनल ज्वाइन करें और आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी इस नोट्स की। तो चलिए बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। अध्याय जो कृषि है उसका पार्ट 2। तो हमने उसमें जो प्रमुख फसलें हैं, शस्य प्रारूप हैं, पार्ट 1 में देख लिया। पार्ट 2 में अभी हम शुरू करते हैं दालें। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश हैं दालों के लिए, ठीक है ना। यानी दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी भारत में होता है और सबसे ज़्यादा जो खपत हैं वो भी भारत में ही होती हैं। दालें जो हैं दोस्तों प्रोटीन युक्त होती है, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है दालें। शाकाहारी खाने में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत जो है वो दाल हैं। अब दालें कौन कौन सी है? तूर यानी अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सब जो हैं दालों के प्रकार हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न आ सकता है प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी, तो आप ये चीज़ लिखिएगा। अब इनमें से कुछ फसल जो हैं खरीफ ऋतु में बोई जाती है, खरीफ की फसलें, कुछ रबी की, और कुछ खरीफ और रबी दोनों में बोई जाती है। तो खरीफ में कौन कौन सी? अरहर, उड़द और मूंग, ये आपकी खरीफ की फसलें। खरीफ मतलब जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में फसलें काट ली जाती हैं और पूरी तरह मानसून पर आधारित होते हैं। पार्ट 1 में अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है दोस्तों। तो ये खरीफ की फसल है। रबी की फसल जो है चना, मसूर और मटर, ये रबी की फसल में। और कुछ ऐसी फसलें जो खरीफ और रबी दोनों में बोई जाती हैं वो हैं देखिए उड़द और मूंग। कुछ क्षेत्रों में मूंग जो हैं, राजस्थान में तो ये खरीफ की, लेकिन कई जगह ये रबी की फसल में भी काउंट होती हैं। अब दालें जो हैं दोस्तों वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। यानी जो नाइट्रोजन है वो ज़मीन में उसको स्थिरीकरण करता है, यानी हवा के माध्यम से उसको नाइट्रोजन को रोकता है और वो जो ज़मीन है वो उपजाऊ बनती है। जब दालें बोते हैं तो उसके बाद अगले साल कुछ भी आप फसल बोगे तो वो मतलब उर्वर बनती है, वो जो ज़मीन है वो उपजाऊ बनती है। ये जो काम है वो दालें करते हैं। इसलिए आप देखना कभी भी फसल बोते हैं तो ऐसे चेंज करते हैं फसल। ऐसा नहीं कि सेम सेम चीज़ हर बार उस सीज़न में वही फसल बोएंगे। 1 या 2 साल के बाद वो जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और इनके जो उत्पादक राज्य हैं दोस्तों दालों के, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये वे राज्य हैं जो दालों का उत्पादन करते हैं, दलहन फसलों का उत्पादन करते हैं। अब हम बात करते हैं खाद्यान्नों के अलावा कुछ अन्य फसलें हैं। खाद्यान्न फसलों के अलावा जो अन्य फसलें वो कौन कौन सी दोस्तों? तो पहली है गन्ना। गन्ना जो है वो खरीफ और रबी दोनों सीजनों की ये फसल है और ये एक वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल कहो दोस्तों या फिर व्यापारिक फसल कहो, बात एक ही है। आपके एग्जाम में व्यापारिक फसलों के बारे में भी आ सकता है और वाणिज्यिक फसल के बारे में भी आ सकता है। इसमें क्या होता है, एक ही किस्म की जो फसल है वो बड़े पैमाने पे उगाई जाती है और उसका उद्देश्य लाभ कमाना है, ठीक है ना। ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण और उपोष्ण क्या है कि जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा और बेसिकली मकर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसके बीच में जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय है। फिर 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, और उसके ऊपर ये जो लास्ट में है ये शीत कटिबंध। तो उष्ण और उपोष्ण, तो ये तो हो गए उष्ण कटिबंध और ये हो गया शीत कटिबंध। इन दोनों के बीच का जो ये है दोस्तों एरिया, चलो इसको कलर हम चेंज करके देखते हैं। ये जो कलर है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे उपोष्ण। बीच वाला तो उष्ण कटिबंध और जो लास्ट वाला है टॉप और बॉटम है वो आपका कहलाएगा ये उष्ण कटिबंध, ये शीत कटिबंध, और उष्ण और शीत के बीच में शीतोष्ण कटिबंध। तो ये जो फसल है दोस्तों वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में बोई जाती है। तापमान इसके लिए जो आदर्श तापमान है दोस्तों, चलिए यही ठीक है। जो तापमान है दोस्तों वो 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस इसका आदर्श तापमान है। इसके आसपास का जो तापमान इस फसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वर्षा अगर बात करें, बारिश की बात करें, तो ये
75 टू 100 सेंटीमीटर बरसात बहुत अच्छी रहती है इसके लिए। कम बारिश वाला क्षेत्र अगर वहाँ है तो वहाँ पे सिंचाई के माध्यम से आप ये फसल कर सकते हैं। जलवायु जो है वो उष्ण और आर्द्र होनी चाहिए। उष्ण मतलब थोड़ी सी गर्मी वाला मौसम, और आर्द्र मतलब हवा में जो है नमी, हवा में पानी की जो उपस्थिति होती है दोस्तों उसको आर्द्रता बोलते हैं। तो आर्द्र होनी चाहिए। जैसे आप देखिए जुलाई अगस्त के महीने में आप कितना ही कूलर पंखा चलाओ, हवा में जो नमी होती है वो पसीना हमारा सूखता ही नहीं है ना, तो आर्द्रता की वजह से है। तो ये मौसम में आर्द्रता इस फसल के लिए अच्छा माना जाता है। विश्व में अगर उत्पादन की बात करें तो ये ब्राज़ील नंबर 1 पे है और भारत नंबर 2 पे है गन्ने के उत्पादन में, ठीक है ना। अब गन्ने से बने उत्पाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गन्ने से बनती है। तो गन्ने से चीनी बनती है। चीनी मतलब शक्कर है ना। चीनी, गुड़, खांडसारी, खांडसारी देसी शक्कर से थोड़ा सा एक अलग रहता है खांडसारी, और शीरा। शीरा एक तरीके से ये आप शरबत टाइप ले लो या चाशनी ले लो, जैसे अपन जलेबी बनाते हैं तो उसमें देखो चाशनी होती है ना, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, तो ऐसा ही एक मीठा लिक्विड होता है जो शीरा बनता है और गन्ने के जूस से बनता है वो। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत बहुतायत पाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, ये प्रमुख राज्य हैं जो गन्ने का उत्पादन करते हैं। अब हैं तिलहन फसलें। तिलहन फसलें किन्हें कहते हैं। वे फसलें जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है। सीधी सी बात है, जिन जिन फसलों से तेल प्राप्त होता है वो सारी तिलहन फसलें हैं। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में 12% जो भाग है वो तिलहन फसलों का है। कितने भाग है इसका। 12%। तो कौन कौन सी तिलहन फसलें प्रमुख देखिए। प्रमुख तिलहन फसलें खरीफ में कौन कौन सी है। मूंगफली, सोयाबीन, तिल और नारियल। ध्यान रखना नारियल ये तिलहन फसल में काउंट होता है। रब्बी में कौन कौन से बोए जाते हैं। सरसों और अलसी। खरीफ और रब्बी दोनों में बोया जाता है अरंडी और सूरजमुखी। इनमें से कुछ फसलें खाद्य हैं और कुछ खाना बनाने में उपयोग किया जाता है वो खाद्य फसलें हैं, और कुछ तेल के बीजों को जो है साबुन, प्रसाधन, यानी प्रसाधन मतलब जो सजावट, साज सज्जा के लिए जो चीज़ें बनती है, श्रृंगार का जो सामान है वो बनता है, उपटन, फेस पैक बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें बनती हैं वो तो कुल मिला के दोनों टाइप के तेल है, कुछ खाने के भी हैं, कुछ इन केमिकल और इन चीज़ों को मिला करके साबुन और ये भी चीज़ें बनती हैं। बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली भारत में तिलहन फसलों में आधा जो भाग है इसका है। किसका है। मूंगफली का। 50% या मोर देन 50% जो है पार्ट्स मूंगफली का है। और मूंगफली में अगर भारत में किसी राज्य की बात करें तो गुजरात प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा कुछ हिस्सा राजस्थान और तमिलनाडु में भी उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। गुजरात। फिर देखिए चाय। बात करें चाय की तो ये एक वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक फसल एक ही बात है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा में आ सकता है। वाणिज्यिक फसल किसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें किसान लाभ के लिए उगाता है और एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाता है और उससे उत्पादन करके लाभ कमाता है। ये रोपण फसल के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, जिसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। चाय को पीने के काम में आती है, ये कोई चीज़ नॉर्मल है, बिल्कुल आपको अच्छे से पता है, पीने पेय पदार्थ है ये। और ये एक पर्वतीय फसल है, ढलवा भूमि ताकि पानी जमा हो। चाय की खेती वहाँ होती है दोस्तों जैसे कि जहाँ पे ढलान हो, तो यहाँ पे चाय के बागान बनाए जाते हैं, ठीक है ना। कारण क्या है, अगर चाय के जहाँ पौधे होते हैं अगर वहाँ पानी भर गया ना तो वो पौधे खराब हो जाते हैं, वो फसल हो ही नहीं सकती। तो पानी वहाँ रुकना नहीं चाहिए, तो इसीलिए ढलान वाले क्षेत्र में ये होते हैं ताकि पानी बहकर जल्दी नीचे चला जाए। तो इसलिए पर्वतीय फसल है। जलवायु जो है इसके लिए कैसी चाहिए, ठंडी और नम चाहिए। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और बरसात है वो ज़्यादा चाहिए। 150 से 250 सेंटीमीटर वाला वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये फसल हो सकती है। आप सोचो कि अब सिंचाई करके इतना पानी भर के तो फिर वो फसल खराब हो जाती है। इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। श्रम इसलिए जरूरी कि मशीनों से काम नहीं होता। जो चाय की है दोस्तों वो पौधे की पत्तियों को तोड़ा जाता है और उन्हें एक एक पत्ती इकट्ठा की जाती है, इसीलिए यहाँ पे मशीनों से काम नहीं होकर के मैन पावर से काम होता है, लोगों से ये काम करवाया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चाय उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से भारत में। आसाम जो है वो चाय के लिए फेमस है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 2 एरिया ऐसे हैं दोस्तों, एक दार्जिलिंग और एक जलपाईगुड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो चाय के लिए बहुत ही फेमस है। इसके अलावा और जो हैं तमिलनाडु हैं, केरल हैं,
और अन्य जो कुछ क्षेत्र है जहाँ पे और चाय होती है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि पहाड़ी एरिया कौन कौन सा है ना, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, जहाँ ये त्रिपुरा, यहाँ पर भी चाय की खेती होती है। और अगर दुनिया की बात करें दोस्तों, तो चाय के सर्वाधिक उत्पादन में अगर नंबर 1 पर कोई देश है तो चीन, और नंबर 2 पर भारत है। अब हम बात करेंगे कॉफ़ी की। ये भी एक व्यापारिक फसल है, ये भी पेय पदार्थ है, ठीक है। ये भी पर्वतीय क्षेत्रों में होती है और छायादार वातावरण में। आप इन्हें खुले धूप में इन पौधों से आप फसल ले ही नहीं सकते हो दोस्तों। इसके लिए आपको जैसे कोई बड़ा पेड़ है, ठीक है, तो इस पेड़ की जो छाया है इसमें कॉफ़ी के पौधे अच्छे से पनपते हैं, ठीक है ना। और भारत में जो कॉफ़ी की जो किस्म है दोस्तों, वो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी है, ये ध्यान रखना, ये यमन से लाई गई थी। तो एक अच्छा प्रश्न, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है? अरेबिका, जो मूल रूप से कहाँ से लेके आए थे? यमन से। और ये जो इस किस्म की जो कॉफ़ी है दोस्तों, वो बाबा बुदन की पहाड़ियों में उगाई जाती है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक में। तो ध्यान रखना, कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, साउथ के जो 3 स्टेट्स हैं वो, और फेमस इसके लिए जो जगह है वो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं जो कि कर्नाटक में है। अब हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलें किन्हें कहेंगे? यानी फल, फूल, सब्जियां और मसालों की जो खेती होती है उन्हें बागवानी कृषि कहते हैं। विश्व में प्रथम स्थान इन चीज़ों में, फल, फूल, सब्जियां, मसालों में प्रथम स्थान पर चीन है और भारत इसमें नंबर 2 पर है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की फलों का उत्पादक है, ठीक है ना। फल अलग अलग कटिबंध में, अलग अलग जलवायु में जो अलग अलग प्रकार के पौधे वो पनप पाते हैं और वहाँ से जो फल प्राप्त होते हैं, तो भारत में सब प्रकार के ऑलमोस्ट फल प्राप्त होते हैं। हम एक एक देख लेते हैं। जैसे आम है, तो आम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के फेमस है, यहाँ इनका अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। संतरे की जो खेती है दोस्तों, नागपुर, ऑल इंडिया अगर कहीं ज़्यादा संतरे कहीं से एक्सपोर्ट होते हैं तो वो नागपुर से होता है। इसके अलावा चेरापूंजी मेघालय में है, ध्यान रखना। चेरापूंजी एक समय दुनिया में सर्वाधिक जो बरसात होती थी वो चेरापूंजी में होती थी। अब मासिन राम है जो चेरापूंजी के जस्ट पड़ोस में एक स्थान है, शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, ज़्यादा बारिश मासिन राम में होती है अभी। इसके अलावा केले जो हैं वो केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। लीची ये उत्तर प्रदेश और बिहार, ये ध्यान रखना है, स्टेट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। अनानास जो पाइनएप्पल है वो मेघालय में होते हैं ज़्यादा, हालांकि कुछ कुछ मात्रा में अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं, लेकिन मैं बहुतायत की बात करूंगा कि ज़्यादा जो जिस पैमाने पे जहाँ पे होता है उनकी हम बात कर रहे हैं। बात करें अंगूर की तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट, ये जो सभी प्रकार के फल हैं दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें मतलब जिन्हें हम फसल के रूप में उगाते हैं लेकिन खा नहीं सकते, खाते नहीं हैं, ठीक है ना, तो वो अखाद्य फसलें। और जिन फसलों के उत्पादन को हम खाने के लिए काम में लेते हैं वो खाद्य फसलें हैं। तो नंबर 1 पे है रबड़, ये एक वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल मतलब लाभ के उद्देश्य से किया जाता है और उसका जो उत्पादन है ज़्यादातर मार्केट में बेचा जाता है। वाणिज्यिक फसल है। उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ये कैसा है? उष्ण कटिबंधीय। इसके लिए गर्मी और नमी दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, क्या बनाया जाता है? टायर बनाए जाते हैं, जो आपके कार, बाइक वगैरह ये देखते हो इनके टायर। इसके अलावा ट्यूब, जूते बनते हैं, दस्ताने बनते हैं, इरेजर मीन्स पेंसिल से लिख के जो आप मिटाते हो वो, और औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण इससे होता है। इसके लिए जो तापमान है दोस्तों 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बरसात जो है, बरसात 200 से 300 सेंटीमीटर। और रबर का उत्पादन करने वाले जो स्टेट्स हैं वो आप देखोगे कि साउथ वाले हैं और थोड़ा सा एरिया नॉर्थ ईस्ट में भी पड़ता है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी इसका उत्पादन होता है। केरल जो है दोस्तों, बात करें अकेले केरल की, तो भारत का लगभग 90% रबर का जो उत्पादन है वो केरल करता है। तो 2-3 तरीके से यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। केरल भारत के कुल कितने प्रतिशत रबर का उत्पादन करता है? जो टोटल उत्पादन है उसका 90% है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न, और कंपटीशन में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब हैं रेशेदार फसलें। भारत में रेशेदार फसलें कौन कौन सी है जिसमें रेशा होता है, फाइबर होता है ना? तो कपास, कपास से तो आप सब परिचित ही दोस्तों। इसके अलावा जूट, ये झूठ वो नहीं है दोस्तों जो अक्सर लोग बोलते हैं। ये झूठ मतलब आपने कभी सूतली देखी होगी, शक्कर की बोरी देखी होगी, गुड़ के कट्टे देखे होंगे, तो वो सूतली होती है, सूतली से वो बोरी और कट्टे बनते हैं।
या फिर कभी इनकी चटाइयाँ भी बनती है, वो देखा होगा, तो वो जूट उसकी बात करेंगे। सन वैसे ही सूती टाइप की सन होता है, और प्राकृतिक रेशम, ये सब जो हैं रेशेदार फसलें हैं। बात करें कपास, तो कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना। यह एक वाणिज्यिक फसल है, इससे धागा बनता है, सूत बनता है और फिर जाके कपड़ा, यानी ये सूती कपड़ा उद्योग में मुख्य कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल होता है। विश्व में उत्पादन नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है। आप देखोगे साथियों कि जो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है। और बात करें कपास की, तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। और ये एग्जाम में सवाल आएगा दोस्तों, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, ठीक है। इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, यानी थोड़ा गर्मी वाला, और हल्की वर्षा और सिंचाई की भी जरूरत पड़ती है। और 210 दिन पाला रहित, पाला मतलब रात में जो तेज ओस पड़ती है, बर्फबारी बोल सकते हो हल्की, वो अगर होता है तो ये फसल खराब होती है। तो पाला रहित 210 दिन चाहिए। और ये खरीफ की फसल है, खरीफ के सीज़न में बोते हैं इसको। जो फसल को तैयार होने में आपको 6 से 8 महीने लग सकते हैं, और लगते भी हैं। कौन कौन से राज्य हैं इसके उत्पादन में कपास के? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मुख्य। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि बहुत सारे राज्यों में कपास का उत्पादन होता है। लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो गुजरात है। कौन सा है? थोड़ा ये शिफ्ट होता है, कभी पहले महाराष्ट्र था, अभी गुजरात है, ऐसे तो ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर है जूट। ये जूट की फसल देखते हैं तो ये खरीफ की फसल है। इसे सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आने लायक है और आया हुआ भी है। तो जूट को, या कई बार सीधा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को। इससे क्या बनते हैं? रस्सी बनती है, बोरी बनती है, थैले बनते हैं, चटाई बनती है, कारपेट बनता है, ठीक है ना। ये जो फसल है वो बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में बहुत अच्छे से होती है। कि बाढ़ नदी अपने साथ जो मिट्टी बहा के लेके आती है, आपने बांगर और खादर पढ़ा होगा दोस्तों, तो जो हर साल नई मिट्टी आती है वहाँ पर इस फसल के लिए वो बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो उत्पादक जो राज्य हैं जहाँ पे नदियाँ लंबे यात्रा तय करके फिर वो मिट्टी वहाँ पे छोड़ के अपना डेल्टा बनाते हुए निकलती है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, यानी यहाँ पे इनका जूट का अच्छा खासा उत्पादन होता है। अब लेकिन हुआ क्या है दोस्तों कि उच्च लागत के कारण, कि इस जो नेचुरल जो फाइबर है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसकी जगह तो वर्तमान कौन ले रहा है? नायलॉन, यानी जो कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित। जो कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती है, प्रकृति बनी थी, जो मानव निर्मित चीज़ें होती हैं उन्हें कृत्रिम कहते हैं। तो कृत्रिम चीज़ें, कृत्रिम रेशा इसकी जगह ले रहा है, नायलॉन। प्लास्टिक की जो रस्सियाँ आने लग गई, ठीक है ना। अब है रेशम। यह फसल आधारित नहीं बल्कि कीट आधारित फसल है। एक्चुअली में जो शहतूत का पौधा होता है, उस मलबरी का जो पेड़ है, उसके ऊपर एक कीड़ा होता है, कीट होता है, वो जो कोकून बनाता है उससे रेशम प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसके उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है दोस्तों, कंपटीशन में तो अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है, सेरीकल्चर किसका? तो जो रेशम उत्पादन है, क्या कहते हैं उसको? सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े द्वारा निर्मित कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है ना। कोकून बना था, कोकून से फिर वो रेशम बनता है। तो ये कीड़े का उत्पादन है। जो मलबरी शहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, ये उन पत्तियों को खाता रहता है वो कीड़ा, और रेशम का उत्पादन फिर वो पानी में गर्म करके बॉईल किया जाता है दोस्तों, फिर वहाँ से रेशे निकाले जाते हैं, फिर रेशम तैयार होता है। अब हम बात करें प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। बात करें कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ है, तो देश के बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि के प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है, और ऑलमोस्ट 60% जो पॉपुलेशन वो कृषि कार्य में लगी हुई है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि जनसंख्या का एक जो बड़ा हिस्सा है वो आज भी ट्रेडिशनल खेती ही कर रहा है। ज़मीन के एक टुकड़े के जो हिस्सा है वहाँ पे जाके खेती करता है, मानसून पर निर्भर है, नया कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो 60% से अधिक जनसंख्या कृषि के सहारे आजीविका चल रही है उनकी। और स्वतंत्रता के बाद बात करें सुधारों की, तो एक तो चकबंदी हुई है, सहकारिता और जमींदारी प्रथा। तो क्या है ये? देखिए चकबंदी, इसको समझिए। मान लो एक इंसान है जिसकी 2 बीघा ज़मीन यहाँ आ रही है, बीच में एक बड़ा खेत, ये किसी का मान लो 20-30 बीघा, 1 बीघा इसकी यहाँ आ रही है, 2-2.5 बीघा मान लो यहाँ आ रही है। तो एक किसान की क्या हो रहा है? यहाँ पे भी खेत आ रहा है, यहाँ पे भी खेत आ रहा है, और यहाँ पे भी खेत आ रहा है।
तो अब देखो इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े टुकड़ों में बढ़ गया, छोटा छोटा हिस्सा जहाँ वो खेती करेगा। तो चकबंदी का अर्थ है जो छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं वो उन सबको एक करके, अब एक करने का मतलब ये नहीं कि सरकार इस हिस्से को घसीट के यहाँ लेके आएगी, यानी इसके बदले में उसको एक ही जगह पे ज़्यादा ज़मीन दे देगी और वो हिस्से किसी और को शिफ्ट कर देंगे जो जिसके हिस्से में मिल रहे हैं। जैसे ये वाला खेत है ये इसको दे देंगे, इसको भी मिला देंगे, लेकिन इधर वाला हिस्सा इसको दे देंगे। कुल मिला के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको वो ले लेना और उसके बदले में एक जगह बड़े स्तर पर ज़मीन दे देना, इसको कहते हैं चकबंदी, ताकि वो आराम से खेत बो सकता है, उसकी रखवाली कर सकता है, कृषि करना आसान हो जाता है। एक है सहकारिता कृषि। सहकारिता बोलते हैं दोस्तों सरकारी प्लस निजी, एक तरीके से बोल सकते हो। इसमें सरकार का भी दायित्व रहता है और प्राइवेट सेक्टर भी उसमें काम करता है। तो सहकारिता हिल मिल कर काम करना, जैसे डेयरी जो उद्योग है वो सहकारी उद्योग है दोस्तों। इसके अलावा जमींदारी प्रथा समाप्त की है गवर्नमेंट ने। जमींदारी का मतलब ये होता था कि पहले क्या होता था, ये खूब सारे किसान हैं और ये एक राजा होता था, ठीक है ना। तो राजा क्या करता, डायरेक्ट डील नहीं करता किसानों से, वो अपने क्या करता, हर एक गांव में एक जमींदार होते थे। जमींदार मतलब जो ज़मीन के असली मालिक वो होते थे, ठीक है, ज़मीन उनके नाम से होती थी। या अंग्रेज़ों के टाइम में मान लो यहाँ पे शासक दर हैं तो वो क्या करते, जमींदारों को उनका हिस्सा था कि भाई ज़मीन तो आपकी है, तो किसान खेती कर रहा है तो जमींदार फिर सीधा जाता और अपना हिस्सा ले लेता, किसान को उनकी मेहनत का थोड़ा बहुत हिस्सा देता और उसी हिस्से में से ये क्या करते हैं अंग्रेज़ों को देते, बाकी हिस्सा अपने पास रखते हैं। यानी कुल मिलाकर के ब्रिटिश काल में ज़मीन के जो मालिक लोग होते थे और कृषि करने वाले लोग नहीं, किसान नहीं, जमींदार जो काम नहीं करते, केवल ज़मीन के मालिक होते थे। और इस प्रथा को बाद में सरकार ने ख़त्म कर दिया कि, और एक लिमिट तक कर दिया कि इससे ज़्यादा आप खेती नहीं रख सकते ऐसा। फिर देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य, अब बात खेती की कर रहे हैं, कृषि की कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कृषि और भूमि सुधार ही था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1951 से 1956। सोवियत संघ रूस से ये पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जिसको बोलते हैं, यानी 5 साल की रोड मैप तैयार करो आप, 5 साल में हमें क्या किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर ही जोर दिया गया और भूमि सुधार। भूमि सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास हुए, चकबंदी, सहकारिता वाला और जमींदारी प्रथा समाप्त। फिर 1960 और 1970 के दशक में कृषि में सरकार द्वारा कुछ सुधार किए गए, जैसे हरित क्रांति हुई थी 1966 में, आप देखो MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन, इसमें तो गेहूं खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो फसलें हैं। और विशेषकर हरित क्रांति का प्रभाव आपको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन के लिए था और वर्गीज कुरियन इसका जनक माना जाता है। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मतलब बेसिकली होता है दोस्तों बाढ़ आना, ठीक है ना। 1980 और 90 में जो है भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, यानी ज़मीन को कुल मिला के अच्छा बनाना, उसमें सुधार करने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रहे थे। संस्थागत और तकनीकी सुधार, सरकार ने कानून भी बनाए, अच्छे उर्वरकों का भी उद्योग लगाए, है ना, किसानों को ऋण भी देना स्टार्ट, ये सब चीज़ें। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी, इनमें सब में जो है फसल बीमा का प्रावधान किया गया ताकि किसान के आसानी हो। किसानों को कम दर पर ऋण, कम दर पर मतलब कम ब्याज की जो दर है वो कम रहती है और उसको ऋण देते हैं। KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें जैसे मान लो एक ATM जैसे ही होता है, कार्ड बना के दे देते हैं KCC का, और एक लिमिट होती है कि आपके पास कितनी ज़मीन है, उससे उसकी एक रेट फिक्स होती है कि आप इतना अमाउंट ले सकते हो, जब चाहो निकालो और आपको काम हो गया तो आप वापस जमा करवा सकते हो। इसके अलावा किसान का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी होता है। किसान KCC की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है कि जो चैनल्स है कुछ, वहाँ पे किसानों से संबंधित कार्यक्रमों को प्रसारित करती है, जैसे आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर किसानों के लिए उपयोगी जानकारियाँ कि आप कौन सी फसल बो रहे हो, कब बो तो अच्छी, उसकी किस्म कौन सी अच्छी है, अगर उसमें कीड़े लग गए हैं, कीटनाशक लग गए हैं ना, सॉरी कीट लगे तो कीटनाशक किस प्रकार की दवाई देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, सिंचाई कितनी बार करनी चाहिए, ये सब जो किसानों के लिए उपयोगी चीज़ें हैं वो शेयर की जाती है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लो कि कोई फसल है, ठीक है, मान लो बाजरे की बात करते हैं, बाजरा एक फसल है, तो जुलाई के तहत जुलाई महीने में बो रहे हैं, खरीफ की फसल है, तो जुलाई में ही सरकार बोने के टाइम पे ही इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर कर देंगे कि मार्केट में, मान लो कि इसका समर्थन मूल्य कर दिया 30 रुपये किलो, क्या कर दिया, वैसे वो प्रति क्विंटल करते हैं, ठीक है ना, मान लो 3000, 100 किलो पे हम 3000 देंगे, तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बाजरा का उत्पादन करो, आपको कहीं और बिके तो वहाँ बेचो, और आपका कोई नहीं खरीदो, आप मंडी में आओ, सरकारी मंडी में, और सरकार उसको 30 रुपये, ये हो गया न्यूनतम, यानी इससे कम में सरकार नहीं खरीदेगी, इतने में, इससे ज़्यादा बिक रहा बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं सरकार का एक सपोर्ट, ताकि किसान सिक्योर रहता है कि हमारा उत्पादन होगा तो इससे तो अच्छा ही बिकेगा, है ना, और कोई नहीं खरीदेगा तो इतने रुपए में सरकार खरीदेगी। इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का। अब हम बात करते हैं भूदान आंदोलन। देखिए नाम से स्पष्ट है, भू मीन्स भूमि या जमीन बोल सकते हो यहाँ पे, दान करना, ठीक है ना, आंदोलन। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये एक सामाजिक आंदोलन था जो भूमि सुधार हेतु चलाया गया। एक्चुअली में गांधीवादी एक व्यक्ति थे, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ये आंदोलन शुरू हुआ 1951 में। वो पूरे देश में घूम रहे थे। वो चाहते थे कि भाई जो अहिंसक तरीके से चीज़ों का सुधार हो, सामाजिक जो भेदभाव है समाज में वो ख़त्म हो, तो इसके लिए दौरा कर रहे थे। तो एक वो जगह थी, वहाँ पे पहुँचे हैं, पोचमपल्ली, जो उस समय आंध्रा में था और तेलंगाना वर्तमान में, और वहाँ पे एक किसान बोल सकते हैं जिसके पास अच्छी खासी ज़मीन थी, रामचंद्र रेड्डी। तो वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, मन से कुछ चीज़ें बोल रहे थे। तो एक किसान खड़ा और उसने प्रॉब्लम बताई कि भाई जब तक हमें ज़मीन नहीं मिलेगी, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, अपने परिवार को कैसे चलाएं, हमें ज़मीन दिलवा दो। अब आचार्य विनोबा भावे वो चिंतन पड़ गया, यार इसको ज़मीन कहाँ से दिलवाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे, कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। तभी वहाँ एक व्यक्ति खड़ा होता है, रामचंद्र रेड्डी। इसने अपनी जो ज़मीन थी वो पूरी की पूरी लगभग ऑलमोस्ट देने के लिए ऑफर कर दिया। 80 एकड़ के आसपास ज़मीन है कि किसानों आप बांट सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, भूदान किया। भू मीन्स ज़मीन, है ना, खेत दान कर दिया। तो ये जो आंदोलन यहाँ से शुरू होता है। तो बात कब की है, 1951 की। किसने चलाया ये, आचार्य विनोबा भावे ने। स्थान कौन सा, पोचमपल्ली, तेलंगाना, ठीक है ना। और सबसे पहला किसान जिसने अपनी ज़मीन, मतलब वो जिसके पास बड़े पैमाने पे ज़मीन थी, उसने दान की थी, रामचंद्र रेड्डी। और इसका उद्देश्य क्या था, भूमिहीन किसानों को ज़मीन दिलाना, ताकि इस समाज में समानता और न्याय स्थापित हो सकें। फिर वो इस जहाँ कहीं जाते सब लोगों से ये अपील करते जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी कि आप ज़मीन, और ये कोई दबाव नहीं था दोस्तों, ऐसे नैतिक तरीके से उनको प्रेरित किया जाता था। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। और इसका जो मुख्य नारा था, संपत्ति पर सबका अधिकार और जय जगत, यानी पूरे विश्व कल्याण के नारे यहाँ पे लगाए गए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। और PDF के लिए अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी संबंधित। थैंक यू सो मच फॉर अगेन।